The London Top Show is brought to you by My Store app. हर स्टोर ऑनलाइन। कुकर की अगली सीटी से पहले ना ये ढाबा ऑनलाइन कर देना है। हम हो गए ऑनलाइन। आ गया है माई स्टोर ऐप। ये किसी भी स्टोर को ऑनलाइन करे सिर्फ 15 सेकंड में। माई स्टोर, अब हर स्टोर ऑनलाइन। नमस्ते, सौरभ द्विवेदी नाम है हमारा और आप देखना शुरू कर चुके हैं लल्लन टॉप शो में आज किसान आंदोलन और आर्थिक सर्वे की बात होगी, यानी लोकतंत्र और अर्थव्यवस्था की सेहत पर चिंतन होगा। लेकिन सबसे पहले दिल्ली में हुए बम धमाके की बात। आज शाम 5:05 पर दिल्ली में एक बम धमाका हुआ। पुलिस की भाषा में लो इंटेंसिटी ब्लास्ट। दिल्ली के अब्दुल कलाम रोड पर जिंदल हाउस के पास ही फुटपाथ पर यह धमाका हुआ। धमाके वाली जगह इजरायली दूतावास से करीब 150 मीटर दूर बताई गई। धमाके में किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। पुलिस के मुताबिक धमाके से 3 कारों के शीशे टूटे, बाकी कोई नुकसान नहीं। इसकी खबर सबसे पहले दमकल विभाग को दी गई, जिसके बाद पुलिस को खबर मिली। घटना के बाद इलाके की घेराबंदी कर दी गई। पुलिस के साथ एनआईए की टीम भी जांच में जुटी है। शुरुआती जानकारी के मुताबिक किसी ने सनसनी फैलाने के मकसद से घटना को अंजाम दिया। हमला किसने करवाया, क्या यह आतंकवादी घटना है, ऐसी जानकारी नहीं मिली है। इस जरूरी खबर के और भी अपडेट आएंगे, हम आपको लल्लन टॉप पर बढ़ाते रहेंगे। फिलहाल बढ़ते हैं दिन के वीडियो पर। ये वो लड़के हैं जो दिल्ली के बवाना नरेला गांव के जो आए हैं। पुलिस हमारे सामने बिल्कुल खड़ी हुई है और ये लोग इस वक्त भी यहाँ से पत्थर फेंक रहे हैं। दूसरी तरफ जहाँ पत्थर फेंके जा रहे हैं वो बैरिकेड के पीछे जो सरदार जो किसान मोर्चा खड़ा है बैरिकेडिंग के पीछे, उनके ऊपर ये पत्थर मार रहे हैं। हमारे सामने आप देख रहे हैं। यही से बाहर से पत्थर उठा के पुलिस कहाँ है? ये किसानों की तरफ फेंके जा रहे हैं और पुलिस जो है इस वक्त भी, अगर हम पैन करके दिखाएं, पुलिस वाले सीधे खड़े खड़े उनकी शक्ल देख रहे हैं। यहाँ पुलिस यही है, आप हमारे विजुअल्स में पुलिस हमारे पीछे खड़ी है। पुलिस यहाँ है, पुलिस हर जगह है, लेकिन पुलिस इनके पत्थरों इन लोगों को कहीं नहीं रोक रही है। ये वीडियो सिंघू बॉर्डर का है। कल हमने आपको बताया था कि कुछ लोगों ने सिंघू बॉर्डर पर प्रदर्शनकारी किसानों के खिलाफ नारेबाजी की थी। ये लोग खुद को हिंदू सेना नाम के संगठन से बता रहे थे। आज फिर से करीब 100 लोगों ने सिंघू बॉर्डर पर किसानों के खिलाफ प्रदर्शन किया। ये खुद को आसपास के ग्रामीण बता रहे थे और कह रहे थे कि 2 महीने से चल रहे किसान आंदोलन की वजह से उन्हें तमाम दिक्कतें हो रही हैं। सिंघू बॉर्डर पर इकट्ठा हुए ये लोग तिरंगे का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान का नारा लगाते हुए हाईवे खाली कराने की मांग कर रहे थे। लेकिन ये नारेबाजी अचानक पत्थरबाजी में बदल गई। वीडियो में आप देख सकते हैं कि किस तरह से ये लोग प्रदर्शनकारी किसानों की ओर पत्थरबाजी कर रहे हैं और सुरक्षा बल मूक दर्शक बने हुए हैं। प्रदर्शन के खिलाफ प्रदर्शन और फिर उकसावे की राजनीति का नमूना हम पिछले बरस दिल्ली में देख चुके हैं। बीजेपी नेता कपिल मिश्र का वो वीडियो याद करिए जब पुलिस कर्मियों के साथ खड़े होकर उन्होंने सीए के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे लोगों को सड़क खाली करने की धमकी दी थी। उसके बाद जो कुछ भी हुआ, कोई भी भारतीय नहीं चाहेगा कि वो सब दोबारा हो। कहीं से आग शुरू होती है, कहीं फैलती है और सब एक दूसरे की तरफ उंगलियां उठाने लगते हैं। जिम्मेदारी कोई नहीं निभाना चाहता। क्या कोई जिम्मेदारी निभाएगा? क्या हम और आप ये तय करेंगे कि सब जिम्मेदारी का बर्ताव करें? उम्मीद तो यही रखेंगे। इसी के साथ बढ़ते हैं सुर्खियों की तरफ। पहली सुर्खी सुप्रीम कोर्ट से। 18 दिसंबर को सुप्रीम कोर्ट ने अभ्युदय मिश्र, स्कंद वाजपेयी और श्रीरंग कातनेश्वरकर की याचिकाओं पर स्टैंड अप कॉमेडियन कुणाल कामरा को आपराधिक अवमानना का नोटिस जारी किया था। आज कामरा ने अपना जवाब दाखिल किया। जवाब में कामरा बोले, मुझे लगता है कि किसी भी जोक का बचाव किए जाने की जरूरत नहीं है। जोक या चुटकुला एक कॉमेडियन की सोच होती है जिसे वो हंसाने के उद्देश्य से लोगों के बीच शेयर करता है। जोक सच्चाई नहीं है और ना ही ऐसा कोई दावा किया जाता है। बहुत से लोग पसंद ना आने वाले जोक्स पर कोई प्रतिक्रिया नहीं देते, इग्नोर कर देते हैं, जिस तरह से राजनेता अपने आलोचकों की बात को इग्नोर कर देते हैं और यहीं पर एक चुटकुले की जिंदगी खत्म हो जाती है। कामरा ने आगे कहा कि मैंने अपने लोकतंत्र की सबसे बड़ी अदालत की गरिमा को नुकसान पहुंचाने की मंशा से कोई भी ट्वीट नहीं किया था। हालांकि यह हास्यास्पद है कि पिटिशनर का कितना कम भरोसा अपने देश की जनता में है। ये कहना कि मेरा ट्वीट दुनिया के सबसे ताकतवर कोर्ट की नींव हिला सकता है, मेरे ट्वीट की ताकत को बढ़ाकर बताने जैसा है।
जैसे कि सुप्रीम कोर्ट आम लोगों में भरोसा रखती है, वैसे ही मैं भी आम लोगों में भरोसा रखता हूं कि वो मेरे जोक के आधार पर सुप्रीम कोर्ट के बारे में कोई धारणा नहीं बनाएंगे। आम लोगों का न्यायपालिका पर भरोसा उसके काम से बनता है, न कि उसके बारे में की गई किसी टिप्पणी से। कुणाल कामरा ने 18 नवंबर को भारत के चीफ जस्टिस ऐसे बोबड़े से जुड़ा एक ट्वीट किया था। कुणाल के ट्वीट पर अटॉर्नी जनरल के वेणुगोपाल को 9 चिट्ठियां भेजी गई थी, जिसमें कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की कार्यवाही शुरू करने के लिए मंजूरी मांगी गई थी। ये लेटर लॉ के स्टूडेंट्स और कुछ वकीलों ने भेजे थे। 1971 के कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट्स एक्ट के सेक्शन 15 में लिखा है कि किसी भी व्यक्ति के खिलाफ अवमानना का केस चलाने के लिए अटॉर्नी जनरल की सहमति जरूरी है। सुप्रीम कोर्ट के संदर्भ में अटॉर्नी जनरल शब्द की व्याख्या करते हुए कानून में भारत सरकार के अटॉर्नी जनरल या सॉलिसिटर जनरल की बात आती है, लेकिन प्रायः देखा गया है कि ऐसे मामलों में फैसला अटॉर्नी जनरल लेते हैं। दर्शक जानते हैं, सरकार के पास पैरवी के लिए सॉलिसिटर जनरल होते हैं और फिर एडिशनल सॉलिसिटर जनरल्स की एक टीम। इन सब के बॉस होते हैं अटॉर्नी जनरल। बड़े मामलों में अटॉर्नी जनरल स्वयं सुनवाई में शामिल होते हैं। अटॉर्नी जनरल संसद की बैठकों में भी शामिल होने का अधिकार रखते हैं, लेकिन वो वोट नहीं दे सकते। मुद्दे पर लौटते हैं। अटॉर्नी जनरल वेणुगोपाल ने कुणाल के खिलाफ मुकदमे को मंजूरी देते हुए कहा था कि उनके ट्वीट बेहद आपत्तिजनक और अपमानजनक थे। आज याचिकाकर्ताओं की ओर से पेश वकील ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि उन्हें आज सुबह ही कामरा का हलफनामा मिला है और वो जवाब देने के लिए स्थगन की मांग करते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने मांग मान ली और अब अगली सुनवाई 2 हफ्ते बाद होगी। अगली सुर्खी की तरफ बढ़ते हैं। यह भी सुप्रीम कोर्ट से जुड़ी है। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार और यूपीएससी से पूछा है कि कोरोना काल में सिविल सर्विस एग्जाम में अपना आखिरी मौका गंवाने वाले अभ्यर्थियों को अतिरिक्त अवसर क्यों नहीं मिलना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से यह भी जानकारी मांगी कि पहले कितनी बार अभ्यर्थियों को अतिरिक्त मौके दिए जा चुके हैं। सुप्रीम कोर्ट उन अभ्यर्थियों की याचिका पर सुनवाई कर रहा है जो पिछले बरस कोविड-19 महामारी की वजह से सिविल सर्विस एग्जाम में अपने अंतिम अवसर से चूक गए थे। केंद्र सरकार ने 22 जनवरी को सुप्रीम कोर्ट में कहा था कि जिन अभ्यर्थियों का आखिरी अवसर कोरोना महामारी के कारण छूट गया, उन्हें सरकार एक्स्ट्रा अटेम्प्ट देने के पक्ष में नहीं है। तीसरी सुर्खी गणतंत्र दिवस के समापन समारोह से जुड़ी है। आज नई दिल्ली के विजय चौक पर बीटिंग रिट्रीट सेरेमनी आयोजित की गई। समारोह में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह शामिल हुए। बीटिंग रिट्रीट सेरेमनी भारत के गणतंत्र दिवस समारोह की समाप्ति का सूचक माना जाता है। इसमें भारत की तीनों सेनाओं के बैंड पारंपरिक धुन के साथ मार्च करते हैं। ये सुर्खियां थी। अब हम मार्च करते हैं आज की बड़ी खबर की तरफ। बड़ी खबर में अब बात किसान आंदोलन की। 28 जनवरी की शाम तक गाजीपुर बॉर्डर पर भारी संख्या में पुलिस और अर्धसैनिक बलों की तैनाती हुई थी। 28 जनवरी यानी कल के शो में हमने आपको बताया था कि गाजियाबाद जिला प्रशासन ने भारतीय किसान यूनियन के प्रवक्ता राकेश टिकैत को बॉर्डर खाली करने का अल्टीमेटम दिया था। अधिकारियों से बात करने के बाद टिकैत मंच पर चढ़े लोगों को संबोधित करना शुरू किया। माना जा रहा था कि वो आंदोलन खत्म करने या सरेंडर करने की घोषणा कर सकते हैं, लेकिन हुआ इसके ठीक उलट। टिकैत ने कहा कि मैं आत्मसमर्पण नहीं करूंगा, ना ही आंदोलन खत्म होगा। पुलिस चाहे तो उन्हें गिरफ्तार कर ले, लेकिन पक्की कागजी कार्रवाई के बाद। टिकैत ने अंदेशा जताया कि उनके साथी किसानों के साथ हिंसा की जा सकती है। टिकैत ने आरोप लगाया कि किसानों को मारने की कोशिश की जा रही है। स्थानीय बीजेपी विधायकों पर आरोप लगाया कि वो 300 लोगों के साथ लाठी डंडे लेकर आए हैं और इतना कहते कहते टिकैत फूट फूट कर रो दिए। रोते हुए टिकैत ने कहा, यहाँ अत्याचार हो रहा है लेकिन हमारा आंदोलन जारी रहेगा। ये कानून वापस होंगे, यदि कानून वापस नहीं हुए तो राकेश टिकैत आत्महत्या करेगा। मेरे किसान को मारने की कोशिश करी जा रही है, ये साजिश है। किसान को मारने की साजिश बीजेपी के लोग कर रहे हैं। यहाँ पर जितने यहाँ पर लोग हैं उनके मारने की साजिश रची जा रही। बीजेपी के विधायक यहाँ पे है, उनके 300 लोग यहाँ पे हैं, लाठी डंडों और गोलियों से मौजूद है। यहाँ के पुलिस प्रशासन 2000 पुलिस के लोग यहाँ पे मौजूद हैं। ये अत्याचार है किसान के साथ में, देश के किसान के साथ में गद्दारी है, किसान के साथ में धोखा और आएंगे किसान के साथ में धोखा हो जाए। कानून वापसी होंगे, जिस कौज के लिए आए हैं यहाँ से आंदोलन जारी रहेगा। गाजीपुर बॉर्डर पर मौजूद प्रदर्शनकारी किसानों का आरोप है कि 2 दिन से गाजियाबाद जिला प्रशासन ने बिजली पानी बंद कर दिया। खुद टिकैत ने भी कहा कि अब वे यहाँ का पानी नहीं पिएंगे, जब उनके गांव से पानी आएगा तभी पिएंगे। किसान जब खेत में जाते हैं तो दोपहर में घर से पानी और खाना आता है, साथ में आती हैं भावनाएं। टिकैत की पानी वाली अपील के साथ ये भावनाएं पश्चिमी उत्तर प्रदेश और हरियाणा में पहुंच गई। भावुक होकर रोते हुए टिकैत का वीडियो वायरल हुआ और फिर पूरा सीन बदल गया।
टिकैत पश्चिमी उत्तर प्रदेश से आते हैं, जिसकी पहचान ही खेती किसानी से है। उनके पिता महेंद्र सिंह टिकैत की गिनती देश के बड़े किसान नेताओं में होती थी। टिकैत खुद भी भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं, खाप पंचायतों के नेता भी। उनके आंसुओं ने जाट बाहुल्य पश्चिमी उत्तर प्रदेश और हरियाणा में हलचल पैदा की। रात में ही मुजफ्फरनगर के सिसौली गांव में राकेश टिकैत के घर पर हजारों की संख्या में किसान पहुंचे। गाजियाबाद के आसपास के जिलों के किसान ट्रैक्टरों में भरकर गाजीपुर बॉर्डर पहुंचने लगे। बीकेयू नेताओं के आह्वान पर 28 की रात को ही पश्चिमी उत्तर प्रदेश से करीब 500 किसान विरोध स्थल पर पहुंच गए। 26 जनवरी को ट्रैक्टर रैली के दौरान दिल्ली में हिंसा के बाद कई आंदोलनकारी प्रदर्शन स्थल छोड़कर चले गए थे। उनमें से कई फिर से वापस पहुंचे। 29 तारीख को मुजफ्फरनगर में महापंचायत की घोषणा भी की गई। पश्चिमी उत्तर प्रदेश से लगे हरियाणा से भी किसान टिकैत के समर्थन में आए। किसानों ने रात में ही जींद चंडीगढ़ हाईवे जाम कर दिया और सड़कों पर उतर आए। टिकैत के भावुक बयान के बाद यूपी पुलिस ने भी अपनी तैयारी समेट ली। एक्शन टाल दिया गया, लाइट वापस आ गई और पुलिस के वाहनों में लाठी डंडे वापस भर दिए गए। जवान गाड़ियों में बैठकर चले गए बैरन, बिना किसी कार्रवाई के। यूपी सरकार के बैकफुट पर जाने की एक वजह यह भी मानी जा रही है कि अगले महीने से यूपी में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव होने हैं। इसके बाद अगले बरस विधानसभा के चुनाव हैं। टिकैत परिवार का अच्छा खासा प्रभाव पश्चिमी उत्तर प्रदेश में माना जाता है। जाट समुदाय प्रभावशाली वोटर है। उनकी नाराजगी कोई पार्टी नहीं चाहती, भाजपा भी नहीं। आसन्न चुनावों के अलावा एक तर्क ये भी दिया जा रहा है कि आज यानी कि 29 तारीख से बजट सत्र की शुरुआत होनी थी और केंद्र सरकार ये कतई नहीं चाहती कि बजट सत्र वाले दिन अखबारी पन्नों पर पुलिस के क्रैकडाउन की तस्वीरें छपें। एक किस्म का साइकोलॉजिकल वॉरफेयर चल रहा था कि यदि पुलिसिया दबाव में प्रदर्शनकारी खुद ही लौट जाएं तो बेहतर है, लेकिन वो दांव उल्टा पड़ गया। अब इसके इर्द गिर्द की राजनीति पर बात कर लेते हैं। लगभग सभी विपक्षी दलों के नेताओं ने राकेश टिकैत का समर्थन करते हुए यूपी पुलिस और केंद्र सरकार पर हमला बोला और ये सब हुआ रात में। सुबह क्या हुआ? भोर में ही गांव-गांव मुनादी और ढिंडोरे पीटते हुए किसानों का वीडियो आया, जिसमें किसानों से महापंचायत में चलने की अपील हो रही थी। सुबह सुबह किसान पानी और मट्ठा लेकर गाजीपुर बॉर्डर पहुंच गए, जहां अपने गांव वालों को अपने बीच पाकर एक बार फिर से टिकैत भावुक हो गए। दोपहर में योगेंद्र यादव भी गाजीपुर पहुंचे और बोले कि गाजीपुर की लड़ाई ने किसान आंदोलन को पलट दिया है। कल आपने जिस तरह का संघर्ष किया है, उससे पूरे देश के किसान में हिम्मत दोबारा आ गई है। सारे किसान उठ उठ के चलने शुरू हो गए हैं। और मेरे भाई राकेश टिकैत जी, भाई पीछे बैठे हैं, राकेश टिकैत जी, आपके 4 बूंद आंसू ने, मेरे भाई राकेश टिकैत के 4 बूंद आंसू ने किसान के ऊपर जो कलंक लगा था उसको 4 बूंद से धो दिया है आपने, खत्म कर दिया है। आज सुन लो मोदी जी, योगी जी, सब लोग सुन लो, किसान अपमानित होके और हार के इस मोर्चे से वापस कभी नहीं जाएगा। कुछ भी हो जाए, किसान हारेगा नहीं, किसान अपमानित नहीं होगा और अब किसान जीत कर ही जाएगा और कोई रास्ता हमारे पास नहीं है। दोपहर में मुजफ्फरनगर में किसानों की महापंचायत हुई, जिसमें हजारों किसान शामिल हुए। राकेश टिकैत के बड़े भाई नरेश टिकैत ने इस महापंचायत को संबोधित किया। इन्होंने 1 लाल किले वाला आरोप, हम बैरियर तोड़ सके, ट्रैक्टरों की स्पीड बढ़ा सके, लाठी डंडे मार सके, कत्ल कर सके, पर हम यूं काम नहीं करने गए। हम यूं काम नहीं करने गए। जोर से मुनारो हमारे पर लगा। आप लोगों पे भरोसा है, यह लड़ाई छोटी नहीं जाएगी। राष्ट्रीय लोकदल के नेता जयंत चौधरी और आम आदमी पार्टी के संजय सिंह भी इस महापंचायत में शामिल हुए। गाजीपुर बॉर्डर पर मामला तनावपूर्ण है, बड़ी तादाद में फोर्स है। जो भी अपडेट होगा हम आपको देते रहेंगे। अब चलते हैं आज की दूसरी बड़ी खबर पर। अगर किसानों का आंदोलन न होता तो हर साल की तरह आज भी ज्यादा चर्चा आर्थिक सर्वे और राष्ट्रपति के अभिभाषण की होती। आज से संसद का बजट सत्र शुरू हो गया है। प्रधानमंत्री मोदी अमूमन संसद का हर सत्र शुरू होने से पहले संबोधन करते हैं। ऐसा आज भी हुआ। बजट की बात करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि देश के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ कि वित्त मंत्री ने अलग अलग पैकेज के रूप में 4-5 मिनी बजट जारी किए और आने वाला बजट भी उसी सीरीज में देखा जाएगा। ये बजट का भी सत्र है। वैसे शायद भारत के इतिहास में पहली बार हुआ
कि 2020 में एक नहीं, हमें वित्त मंत्री जी को अलग अलग पैकेज के रूप में एक प्रकार से 4-5 मिनी बजट देने पड़े। यानी 2020 एक प्रकार से लगातार मिनी बजट का सिलसिला चलता रहा और इसलिए ये बजट भी उन 4-5 बजट की श्रृंखला में ही देखा जाएगा, ये मुझे पूरा विश्वास है। संसद सत्र में परंपरा के मुताबिक पहले दिन राष्ट्रपति का अभिभाषण होता है। राष्ट्रपति दोनों सदनों को एक साथ संबोधित करते हैं और अपने संदेश में सरकार के काम गिनवाते हैं। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कोरोना महामारी के दौरान सरकार के कामों का जिक्र किया, जैसे गरीबों को ज्यादा अनाज या प्रवासी मजदूरों को उनके ही क्षेत्र में काम देना। राष्ट्रपति ने गणतंत्र दिवस पर हुई हिंसा को उस दिन का अपमान कहते हुए दुर्भाग्यपूर्ण बताया। जम्मू कश्मीर में डीडीसी चुनाव और राम मंदिर का भी जिक्र किया कृषि कानूनों का। माननीय सदस्यगण, व्यापक विमर्श के बाद संसद ने 7 महीने पूर्व 3 महत्वपूर्ण कृषि सुधार, कृषक उपज व्यापार और कृषक संवर्धन और सरलीकरण विधेयक, कृषि सशक्तिकरण और संरक्षण, कीमत आश्वासन और कृषि सेवा करार विधेयक और आवश्यक वस्तु संशोधन विधेयक पारित किए हैं। इन कृषि सुधारों का सबसे बड़ा लाभ भी 10 करोड़ से अधिक छोटे किसानों को तुरंत मिलना शुरू हुआ। कांग्रेस समेत 19 विपक्षी पार्टियों ने राष्ट्रपति के अभिभाषण का बहिष्कार किया। अभिभाषण के दौरान कांग्रेस की तरफ से अकेले रवनीत सिंह बिट्टू सेंट्रल हॉल में आए। थोड़ी देर उन्होंने राष्ट्रपति का अभिभाषण सुना और उसके बाद खड़े होकर तीनों कानूनों को रद्द करने और एमएसपी गारंटी कानून को लेकर आवाज उठाई। उसके बाद वो सदन से बाहर निकल गए। राष्ट्रपति के अभिभाषण के बाद लोकसभा की कार्रवाई शुरू हुई तो स्पीकर ओम बिरला ने दिवंगत सदस्यों को श्रद्धांजलि दी। इस दौरान कांग्रेस समेत विपक्षी दलों ने हंगामा शुरू कर दिया। हंगामे के बीच ही वित्त मंत्री ने आर्थिक सर्वेक्षण की रिपोर्ट सदन में रखी। राष्ट्रपति के अभिभाषण के बहिष्कार को लेकर सत्ता पक्ष ने आरोप लगाया कि ये राष्ट्रपति का अपमान है। कांग्रेस ने कहा, ये हम राष्ट्रपति का अपमान नहीं कर रहे हैं, किसानों के साथ हैं। सुनिए अधीर रंजन चौधरी को। किसानों के साथ आप क्यों आमने सामने बात नहीं करते? पीछे से क्यों आप किसानों की खिलाफत करते हैं? किसानों को भड़काने के लिए, डराने के लिए, भ्रमित करने के लिए, फूट डालने के लिए क्यों ये सरकार दिन रात मेहनत करते हैं? मोदी जी से मैं गुहार लगाना चाहते कि आपको किसानों से बात करें। कृषि कानूनों की वापसी को लेकर राहुल गांधी के साथ कांग्रेस पार्टी के अन्य सांसदों ने संसद परिसर में महात्मा गांधी की मूर्ति पर धरना प्रदर्शन भी किया और इसके बाद राहुल गांधी ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस। ये जो 3 कानून हैं, इनको समझने की जरूरत है। पहला कानून है जो हिंदुस्तान के मंडी सिस्टम को, एग्रीकल्चरल मार्केट्स को खत्म कर देगा, नष्ट कर देगा। दूसरा कानून है जिससे हिंदुस्तान के सबसे बड़े बिजनेसमैन, 3, 4, 5 बिजनेसमैन जितना भी अनाज स्टोर करना चाहते हैं, जितना भी अनाज होल्ड करना चाहते हैं, लाखों टन वो कर सकते हैं। अगर इनको ये इजाजत दी गई, किसान दाम निगोशिएट नहीं कर पाएगा। और तीसरा कानून, सबसे अजीब कानून, कि किसान अपनी कठिनाई को कोर्ट नहीं ले जा सकता। ये 3 कानून के लिए किसान दिल्ली के बाहर खड़े हैं और सरकार इनसे बात करने के बजाय, सिचुएशन को रिजॉल्व करने के बजाय उनको धमका रही है, पीट रही है, एनआईए का प्रयोग कर रही है, उनको डिस्क्रेडिट करने की कोशिश कर रही है। सरकार को एकदम इन 3 कानूनों को वापस लेना चाहिए, रद्द करना चाहिए। तो जब विपक्ष ये सब बातें कह रहा था तो सत्ता पक्ष का तर्क क्या था, ये भी सुन लीजिए। महामहिम राष्ट्रपति जी राजनीतिक विरोध से ऊपर होते हैं। वो भारत के संवैधानिक मुखिया हैं और भारत के राष्ट्रपति के अभिभाषण में उनका सम्मान हो, ये इस लोकतंत्र की एक स्वस्थ परंपरा है।
और यह बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण था कि आज सारे विपक्ष ने उसका बहिष्कार किया, और विशेष रूप से कांग्रेस पार्टी जिसने इस देश पर 50 साल तक राज किया है और आज भी उनकी बहुत सारी सरकारें देश भर में हैं, राज्यों में हैं, कौन सी परंपरा का वो पुनर्स्थापन कर रहे हैं? ये भारत के लोकतांत्रिक, संवैधानिक और संसदीय परंपरा का कौन सा सम्मान कर रहे हैं वो? ये बहुत ही पीड़ादायक है। खास कर करके उनके एक सदस्य ने अंदर आकर नारे लगाए, श्री बिट्टू जी, वो बहुत ही पीड़ादायक है, दुर्भाग्यपूर्ण है। आम आदमी पार्टी के एक सांसद ने बाहर में धक्का मारने की कोशिश की, दरवाजे कर व्यवधान डालने की कोशिश की। हम भी विपक्ष में रहे हैं, लेकिन कभी भी तमाम भ्रष्टाचार के आरोप और यूपीए के कुशासन के बावजूद हमने कभी उनके लंबे शासन में राष्ट्रपति के अभिभाषण का बहिष्कार नहीं किया था। यह कौन सी परंपरा है? और कांग्रेस पार्टी का यह कौन सा अहंकार है कि जो कानून लाने के लिए कृषि सुधार में उन्होंने पूरी कोशिश की, स्वयं के नेताओं ने घोषणा की, उनके कृषि मंत्री ने घोषणा की बार बार कि यह देश के लिए जरूरी है, तो जिस कृषि कानून को किसानों के हित में जो भी मानते थे वो नहीं कर पाए, उसे हम कर रहे हैं। और आज देश के किसान और किसानी को आगे बढ़ाने के लिए कई हम लोगों ने नीतिगत निर्णय किए हैं, जिसका लाभ किसानों को मिला है, जिसकी विस्तार से चर्चा महामहिम राष्ट्रपति जी ने की है। उसको लेकर ये आचरण, ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है, ये अहंकार ठीक नहीं है। अब बात करते हैं आर्थिक सर्वे की। आर्थिक सर्वे यानी देश की अर्थव्यवस्था पर वित्त मंत्रालय का सालाना दस्तावेज। क्या है आर्थिक सर्वे की खास बातें, एक एक करके बात करते हैं क्योंकि ये बहुत जरूरी है। सबसे पहले जीडीपी। किसी भी देश की अर्थव्यवस्था के लिए थर्मामीटर की तरह होती है जीडीपी ग्रोथ रेट, और आर्थिक सर्वे के मुताबिक साल 2020-21 में देश की जीडीपी -7.7% रह सकती है। इस आंकड़े का अनुमान पहले ही आ गया था। जिज्ञासा इस बात की थी कि अगले बरस देश में विकास दर कितनी रहेगी, इसका क्या प्रोजेक्शन होगा सर्वे में। आर्थिक सर्वे के मुताबिक साल 2021-22 में जीडीपी करीब 11% की दर से बढ़ने का अनुमान है, और ये 1991 के बाद से सबसे ज्यादा विकास दर होगी अगर ऐसा होता है तो। आर्थिक सर्वे के मुताबिक अर्थव्यवस्था की वी शेप रिकवरी हो रही है, यानी कोरोना की वजह से इस साल की पहली तिमाही में विकास दर तेजी से नीचे गई, 23.9% का संकुचन रहा और अब तेजी से रिकवर कर रही है। और इस ग्राफ पर इस रिकवरी की शक्ल को अंग्रेजी के वी अक्षर की तरह देखें, इसलिए ये नाम आया। आर्थिक सर्वे में कहा गया कि कोरोना के टीकाकरण और कंज्यूमर डिमांड के बढ़ने से अर्थव्यवस्था की विकास दर तेजी से बढ़ेगी। जीडीपी के अलावा अर्थव्यवस्था के और भी पैमाने हैं, सर्वे में उन पर क्या बात हुई। इसके मुताबिक फिस्कल डेफिसिट यानी वित्तीय घाटा इस साल जीडीपी के 3.5% के बराबर रखने का जो टारगेट था उससे ज्यादा जा सकता है। पिछले साल कितना था वित्तीय घाटा? जीडीपी का 4.6%। सरकार की कमाई और खर्च का जो अंतर है उसको ही वित्तीय घाटा कहते हैं। आर्थिक सर्वे में महंगाई दर साल 2020-21 में 6.6% रहने का अनुमान जताया गया है। ये पिछले साल से ज्यादा है। अलग अलग सेक्टर में ग्रोथ की बात करें तो साल 2020-21 में कृषि सेक्टर की विकास दर 3.4% रहेगी। 2019-20 में कृषि सेक्टर की विकास दर 4% थी। औद्योगिक विकास दर इस बार माइनस में 9.6% रहेगी। पिछले साल भी उद्योगों की हालत बहुत अच्छी नहीं थी, सिर्फ 0.9% की ग्रोथ रेट थी। सर्विस सेक्टर में -8.8% की ग्रोथ रेट रही। ये तो जीडीपी की बात हुई। आर्थिक सर्वे के पहले ही चैप्टर में कोरोना और लॉकडाउन का जिक्र है। कोरोना को लेकर सरकार के रिस्पांस की बात। सर्वे में सरकार को अपना खर्च बढ़ाने की नसीहत दी गई है। प्राचीन राजे महाराजाओं के काल का उदाहरण देते हुए सर्वे में बताया गया कि जैसे सूखे और अकाल जैसी आपदा के दौरान भारतीय राजा लोगों को रोजगार देने और निजी क्षेत्र की दशा सुधारने के लिए महल किले जैसे निर्माण करवाते थे, वैसे ही उपाय सरकार को मौजूदा संकट में करना चाहिए। सरकार को ज्यादा खर्च करना होगा। आर्थिक सर्वे में भी किसान कानूनों का जिक्र है। लिखा है कि 3 किसान कानून छोटे और सीमांत किसानों के फायदे के लिए तैयार किए गए हैं। साथ में यह भी लिखा है कि एपीएमसी एक्ट से 85% किसानों को नुकसान हो रहा है और नए कानून में किसी भी बाजार में बेचने की आजादी है।
आर्थिक सर्वे में कहा गया कि अगर भारत को जीडीपी के हिसाब से दुनिया की तीसरी अर्थव्यवस्था बनना है तो रिसर्च एंड डेवलपमेंट में भी इन्वेस्टमेंट करना होगा। जुगाड़ वाले इनोवेशन से काम नहीं चलेगा। आर्थिक सर्वे के बाद अब 1 फरवरी को बजट पेश किया जाना है और उससे साफ होगा कि 11% वाली विकास दर हासिल करने के लिए सरकार क्या ऐलान करती है। आज के शो में इतना ही। चलने से पहले एक खुशखबरी, एक पॉजिटिव न्यूज। आज पॉजिटिव न्यूज में बात करेंगे दक्षिणी दिल्ली नगर निगम की एक अनूठी पहल की। नगर निगम ने अब तक 24 ऐसे गार्बेज कैफे खोले हैं जहां 1 किलो प्लास्टिक कचरे के बदले में एक वक्त का नाश्ता या भोजन दिया जाएगा। निगम के अधिकारियों का कहना है कि यह पहल उन लोगों के लिए काफी फायदेमंद है जो कूड़ा बीनते हैं। पिछले दिनों इंदौर के कलेक्टर से बात हो रही थी, मनीष सिंह से। इंदौर हमारे देश का सबसे साफ शहर। उन्होंने ये बात रेखांकित की थी कि इंदौर ऐसा कर पाया, इसमें सरकार के, राजनीतिक दलों के प्रयास सब तो हैं ही। इंदौर के लोगों ने ये इंश्योर किया कि वो गीले कचरे को, सूखे कचरे को अलग अलग दें। जब तक नागरिक किसी मुहिम से नहीं जुड़ेंगे वो मुहिम सफल नहीं होगी। आपने सुना मैंने क्या कहा? जनता नहीं, नागरिक। नागरिक वो जो अपने कर्तव्यों के प्रति, अपने अधिकारों के प्रति सजग हो। हम ऐसे ही बने ताकि हमारा देश एक बेहतर, सर्वोत्तम देश बन सके। आज के लिए इतना ही। उम्मीद है सोमवार को एक बार फिर मुलाकात होगी। शुभ रात्रि। अपना और अपनों का ख्याल तो हमेशा ही रखिए। सब कुछ आजमाया और तब मैंने माना कि सिर्फ सच्ची सहेली ही है महिलाओं के उन मुश्किल दिनों की हर समस्या, जैसे कठिन दर्द, अनियमितता, खून की कमी, थकान व कमजोरी जैसी सभी प्रॉब्लम्स के लिए नंबर 1 औषधि एवं टॉनिक। सच्ची सहेली, महिलाओं के लिए सबसे भरोसेमंद औषधि एवं टॉनिक।